आलमी बिरादरी की जानिब से गजा में जंगबंदी और इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के ऐलान पर वसी तरखेर मकदम के बाद अब मुआहिदा दरअसल नाफिजुल अमल हो गया है। अल अरबिया के मुताबिक ये मुआहिदा मरहला वार मंसूबे के तहत अमल में आया है। ज़राए के मुताबिक कैदियों के तबादले के लिए एक जामे मंसूबा तरतीब दिया गया है और हमास ने इसराइली कैदियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। मजीद ये कि सालिसी ज़राए ने कैदियों की हालत के बारे में इत्मीनान का इजहार भी किया है, जबकि रेड क्रॉस के साथ उनकी हवालगी के लिए अमली राब्ता शुरू हो चुका है। सालिस मुआहिदे के मुताबिक कैदियों के तबादले के अमल की निगरानी करेंगे। गजा में जारी जंग के खिलाफ दुनिया भर की तरह मुंबई में भी एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां पर शायरों और समाजी कारकुनान ने फ़लस्तीन की अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। मारूफ शख्सियात खुमार केतकर और सागर त्रियाठी ने इसमें शिरकत की और इसराइली हमलों की मजम्मत की। शायरों ने अपनी तख्लीकात के जरिए से गजा के मसलूम अवाम की आवाज़ बनने का पैगाम दिया। यह प्रोग्राम मुंबई की अवाम की जानिब से गजा के साथ हमदर्दी और इत्तेहाद की अलामत साबित हुआ। और आज जो है कर्ब फ़िलिस्तीन का आयोजन था, जिसमें फ़िलिस्तीन के जो कहर है, जो दुख है, दर्द है, सब ने रब से दुआ की है कि वो जल्दी जो है उनके ऊपर जो है कष्ट दूर हो। फ़िलिस्तीन के जो है मैं चाहूँगी जो आवाम अपनी जो जज्बा है उसको कायम रखे, क्योंकि एक दिन खुदा न्याय ज़रूर करेगा और हम सब अमन की कामना करते हैं और चाहते हैं जल्दी जल्दी जो फ़िलिस्तीन का ये जो है युद्ध है, द्वंद्व है, वो समाप्त हो। पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है। वहाँ पे बच्चों का और जवानों का, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है और उनकी नाहक जान ली जा रही है। यहाँ तक कि उनके ऊपर ग़िज़ा और पानी भी रोक दिया गया है। तो सारे दुनिया के लोग ये समझ चुके हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ एक लहर चल रही है और आने वाले टाइम में फ़लस्तीन आज़ाद होगा, यह हमारी दुआ भी है और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन आज़ाद होगा। अमजद साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये अपने आप में मुनफरिद एक नायाब आला तरीन एक ऐसा जमावड़ा था, जहाँ पे कि कर्ब फ़लस्तीन के नाम पर वहाँ के मासूम बच्चों के लिए, वहाँ की ख़वातीन के लिए, वो लोग जो मासूम, जिन्हें कुछ पता नहीं है कि सियासत क्या है, तिजारत क्या है, क्या हो रहा है। और मेरी निगाह में ये इतना सक्सेसफुल, इतना जायज़, इतना सफल प्रोग्राम हुआ है, इसकी हनक, इसकी पहुँच बहुत दूर तक जाएगी। फ़लस्तीन के कर्ब में शामिल होने का यह जो एक मौका मिला है, ये अपने आप में एक दस्तावेज़ है। आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ अमजद साहब। फ़लस्तीन की जनता के साथ हम सब लोग हैं, ये आश्वासित करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। फ़लस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है, जो जिनोसाइड हो रहा है और इतने दिन चल रहा है, 2 बरस हो गए आज 7 अक्टूबर को, पहले हमास के अटैक के बाद ये जो नरसंहार शुरू हुआ अभी तक रुका नहीं है और दुनिया शांत है। वैसे शांत नहीं है क्योंकि लोगों में बहुत असंतोष है इसके बारे में, इजराइल के बारे में। इजराइल का जो आक्रमण हुआ है गाज़ा के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर, और मुझे लगता है इसके बारे में लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिक्स अलग अलग हो सकता है, देश की नीतियाँ अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोई भी इस तरह की मैसाकर, इस तरह का जेनोसाइड मुंबई में मुनक़िदा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म की स्टारमर ने शिरकत की। वहीं बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज CEO फोरम से भी खिताब किया। खिताब करते हुए हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात, शराकतदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया कि स्टारमर ने कहा, हुकूमत की हिमायत और ताउन से मुआहिदों की कामयाबी मुमकिन है और किसी भी रुकावट या मसाइल की निशानदही करके उन्हें दूर करना अहम है। सीईओ फोरम की इस बैठक में शामिल
होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टारमर का उनके मूल्यवान विचारों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बीते वर्षों में आप सभी बिजनेस लीडर्स के निरंतर प्रयासों से ये फोरम भारत यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। अभी आपके विचारों को सुनकर मेरा विश्वास और गहरा हुआ है कि हम नेचुरल पार्टनर्स के रूप में और तेजी से आगे बढ़ेंगे और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के बीच ये वर्ष भारत यूके संबंधों की स्थिरता बढ़ाने वाला रहा है, अभूतपूर्व रहा है। इस वर्ष जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीटा पर हस्ताक्षर किए थे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर स्टारमर की प्रतिबद्धता को और उनके विजन को मैं हृदय से सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। Just to see the sheer number, the quality, the talent, the experience around this table is really incredible and brings to life, I think, everything that we've put down in writing when we come to agreement. So thank you all for being here, for being part of this forum, and for making this two-day trip such a historic visit. As we've heard from those interventions, the feedback that we've just had, we've already had a really productive couple of days. We've brought together businesses and investors from both sides, from India and the UK, to network, to pitch, to discuss, to share ideas, and that's what they've been doing. And I've seen it happening all around in the last 2 days, in corners of rooms, around tables, over food or drink or whatever it may be, discussions going on that are the point of connection out of which further developments, further negotiations, ideas spring. So it's been an incredible but. राजस्थान के वज़ीर आला भजनलाल शर्मा ने आर्मी डे परेड की तैयारियों के सिलसिले में अहदेदारों के साथ एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर सीएम ने आर्मी डे परेड की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने 15 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारियों के बारे में अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और रियासत से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर अहम तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने जीएसटी इस्लाहात की कामयाब नफाज पर वज़ीर फाइनेंस को मुबारकबाद दी और वजारत फाइनेंस की जानिब से उत्तराखंड को दी जाने वाली हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस लीडर व साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से बदइंतज़ामी का शिकार है और अब वक्त आ गया है कि अवाम तब्दीली लाए। गहलोत ने कहा कि CAA जैसे मसाइल के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है, जबकि बेरोजगारी, महंगाई, तालीम और सेहत जैसे असल मसाइल पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। नहीं, आज हम आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप लोग आएंगे वहाँ पर और उसके बाद में शुरुआत होगी। तीनों ऑब्जर्वर होंगे यहाँ पर, जो सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए, बात करके क्या व्यवस्था हो उसके बाद चर्चा करेंगे। उसी रूप में हम लोग बात करने आए हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो फिर चार्जशीट क्या हो स्टेट के बारे में उस पर चर्चा भी होगी। 20 साल का शासन जो है, शासन एक कुशासन है रेडियो का, तो पूरा बिहार जानता है कि कुशासन क्यों है, उस पर चर्चा करेंगे। हर क्षेत्र में सरकार फिट हो गई है।
बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने पटना में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो हर उस खानदान को सरकारी नौकरी देंगे जहां कोई भी फर्द सरकारी मुलाजिम नहीं है। उन्होंने कहा कि 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। तेजस्वी ने अब हर घर तक पहुंचने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत बनते ही एक नया कानून लाया जाएगा जिसके तहत 20 महीनों में हर खानदान के एक शख्स को नौकरी दी जाएगी। सरकारी घोषणा की है और हम लोगों की सोच है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय देना। और जो हमने आज जो घोषणा की है, जिस भी परिवार के पास बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवारों को जो है सरकारी नौकरी जो है हमारी सरकार बनने के 20 दिन के भीतर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जहां सरकारी नौकरी ना हो। यानी आज की जो मौजूदा सरकार है यहाँ केवल 2-3 भूंजा पार्टी वाले लोग जो है कुछ रिटायर्ड अधिकारी भ्रष्ट लोग ही जो है सरकार चला रहे हैं। जब हर परिवार के लोग सरकारी नौकरी में होंगे बिहार के तो तेजस्वी के साथ साथ सभी लोग जो है बिहार सरकार को चलाने का काम करेंगे। और ये बात तो विरोधी लोग हमेशा पूछते ही रहते हैं कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, असंभव है। पिछले बार भी 2020 में आपने देखा था जब हमने कहा था पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी जो है तेजस्वी देगा, तब यही लोग जो आज सवाल पूछ रहे हैं वो उस समय भी सवाल पूछते थे। लेकिन जब 17 महीने हमारी सरकार रही तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया उप मुख्यमंत्री रहते हुए। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। तेजस्वी ने जो घोषणाएं की उसको जो है 17 महीने में पूरा किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है, तो हमको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं। ये बिहार की जनता जानती है कि जो तेजस्वी कह रहा है वो करेगा। और ये हम लोग जब भी कोई घोषणा करते हैं तो हम लोग अध्ययन करते हैं साइंटिफिक। बिहार इंतखाबात के लिए कांग्रेस के मुबस्सिर भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार की अवाम नीतीश कुमार की हुकूमत से बेजार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार की अवाम तब्दीली चाहती है। इंडिया ब्लॉक बिहार में हुकूमत बनाएगा। 20 साल है कुशासन के, उसके 20 सवाल हैं, इसका उत्तर इंडिया गवर्नमेंट को देना चाहिए। तेजस्वी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि हर घर से हम युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। देखिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरोप पत्र लगाया है, वो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। आप लोग राबड़ी आवास पे जा रहे हैं सर मुलाकात करने जी? तेजस्वी के आवास पे जा रहे हैं लोग सीट शेयरिंग पे कुछ चर्चा करने? नहीं, वो दूसरे लोग जाएंगे, वो दूसरे लोग हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है। हम लोगों को दूसरी जिम्मेदारी आप लोग भी ऑब्जर्वर हैं बिहार के। ठीक है, तो वो उस मीटिंग में थोड़ी है भाई सेठ। बिहार असेंबली इंतखाबात की घंटी बजते ही सियासी जमातों ने अपनी तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल कर दी हैं। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस सिलसिले में इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 9 अक्टूबर को अपनी पहली फहरिस्त जारी की। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तमाम इस ऐलान के बाद ही पार्टी के अंदर नाराजगी की लहर दौड़ गई है। पार्टी ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं और उम्मीदवारों के नामों को लेकर एहतजाज शुरू हो गया है। जहां आपका प्राथमिक सदस्यता का हुआ वहां हल्ला हुआ। आपका इसमें पार्टी में बहुत धांधली है, बहुत धांधली हो रहा है। इसका मैं बहिष्कार करता हूं। आपका नालंदा जिला में धांधली हुआ है, इसको जनता से पूछ करके टिकट दिया जाए। सब पार्टी को छोड़ के हमने जनसुराज पे यानी कि प्रशांत किशोर पे भरोसा किया। जब से उनका पैदल यात्रा चला है, उनके साथ पैदल यात्रा चले हैं 200 और 250 को साथ में बात करते हुए, और अभी तक मशरक में अगर कोई जनसुराज को जानता था तो अपने घर में कार्यालय खुलवाए, क्योंकि वहां डर के मारे कोई जो वर्तमान में जो लोग हैं नेता, उनके डर के चलते कोई काम नहीं करता था, घूम नहीं पाता था, जनसुराज को कोई सपोर्ट नहीं करता था। तब से लेके आज तक हमको टिकट नहीं मिला।
मेहनत किया है, जो सबसे अधिक कार्ड बना है पीएलसी कार्ड, परिवार लाभ कार्ड, उसको टिकट मिलेगा। जो सभा सबसे ज्यादा किया है, लेकिन जिस आदमी का नाम अनाउंस किया गया है वो सही से क्षेत्र में, मेरे मसरा गांव में भी घूमने नहीं आया। जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली के लिए केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल होगी। इस पर सुनवाई और इस हवाले से नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि जम्मू कश्मीर से छीना हुआ हक बाइज्जत वापस लौटाया जाए। एक सरकार वो है जिसे आप लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने दिलों से जिता के भेजा है। वो एक साइड वो सरकार है जो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, बैठाई हुई सरकार है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत वो लोग करेंगे जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, या वो लोग करेंगे जो 5 साल से यहाँ थोपे गए हैं। इसलिए उम्मीद यही करेंगे। आज आप लोग अगर मुझे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल जजेस से यही उम्मीद करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जहां शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया है, वो जम्मू कश्मीर जहां का भाईचारा और जहां की मेहमान नमाजी देश और दुनिया में जानी जाती है, उस जम्मू कश्मीर के हक में आप फैसला देंगे। और जो स्टेट का दर्जा हमसे छीना गया, लिया नहीं गया, छीना गया है, जब आप पब्लिक को उस इलाके के उस रियासत की पब्लिक को पूछे बगैर कोई फैसला कहें तो वो लिया हुआ फैसला नहीं होता, वो छीना हुआ फैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट से हम यही उम्मीद करेंगे, हमसे छीना हुआ हक हमें आज कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के ज़ेर-ए-एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म म्यूजियम 3 मूर्ति मार्ग नई दिल्ली में वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के उर्दू तर्जुमा वीर सावरकर तक़सीम हिंद का अलमिया की तकरीब इनकाद अमल में आई है। बताते चलें, इस मौके पर सदारती खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ, आज़ादाना चार्ज व पार्लिमानी उमूर अर्जुन राम मेघवाल ने किया। वीर सावरकर एक बड़े मुजाहिद आज़ादी थे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया और तवील अरसे कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की। आज हम ऐसी शख्सियात की कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। इससे कबल इस्तकबालिया कलिमात पेश करते हुए कौंसिल के डायरेक्टर शम्स इकबाल ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया और कहा कि कौमी उर्दू कौंसिल वज़ारत तालीम के तहत सरगर्म कौमी सतह का इदारा है जो पूरे मुल्क में उर्दू ज़बान की तरवीज और इशाअत के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चला रहा है। किताब के मुझे में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप पब्लिशर्स हैं, क्या उम्मीद लग रही है? किताब हमने पब्लिश की है और ये इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स को पढ़ना चाहिए। और जो मीडियम है, ज़ाहिर ये किताब पहले छपी हुई है 2021 में, उसका तर्जुमा हमारे पास आया, मज़हर आसिफ साहब ने किया है और डॉक्टर मसूद आलम, इन दोनों ने जब उसके तराजिम हमें दिए तो इस तरह की किताबें ऑलरेडी हम पहले से भी करते आए हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये एक कमी है, एक खला है, इसको भी देखा जाए पढ़ करके और शायद रीडर को ये जहन में बात आए कि जो चीज़ें उनको बताई गई हैं, जो जानकारी उनको दी गई है, उसमें वो कितना सत्य है और कितना सत्य नहीं है, ये खुद फैसला रीडर करना है। देखिए, उन्होंने सावरकर जी को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है, या वो समझ करके भी समझना नहीं चाहते। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आप जेल में जाकर के देखिए, तब आपको पता चलेगा वीर सावरकर जी क्या थे। आज जो उनके बारे में जो एक पुस्तक है उदय महावरकर जी की, उसका उर्दू में अनुवाद हुआ है। ये अच्छा एक शुभ संकेत है, अच्छी शुरुआत है। सर, सावरकर जी की कोई एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती हो? नहीं, उनकी तो हर चीज मोटिवेट करती है जी हमें। उनका एक ही विषय था, ये देश आगे बढ़े, भारत विकसित हो, यही विषय नरेंद्र मोदी जी का भी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर चंद्रबाबू नायडू ने अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर उन्होंने ज़रई और मुतल्लका शोबों का जायजा लिया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसानों की खिदमत के मराकज़ को असर नो तरतीब देने के लिए इक़दामात करें। वज़ीर आला ने अच्छी ग़ज़ाइयत के ज़रिए ज़मीन को ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करने की इक़दामात करने और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने पर भी जोर दिया। काश्तकारों को 2026 के खरीफ सीजन में
नामियाती काश्तकारी से आगाह करने और कीमाई खादों का इस्तेमाल कम करने के इक़दाम करने पर जोर दिया। अमेरिका के नुमाइंदों के एक वफद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ये वफद इंडिया फाउंडेशन की क़यादत में हिंदुस्तान की कई रियासतों का दौरा कर रहा है। इस ज़िम्मन में वफद ने वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि अमेरिका की जानिब से लिए गए फैसलों और पॉलिसियों से दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बित नुक्ता नज़र के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। इस मौके पर वज़ीर आला ने अमेरिकी वफ़द से अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से हालिया अमेरिकी टैरिफ में इजाफे और वीज़ों पर सख्त ज़ाब्ते तशवीश का बाइस है। वज़ीर आला ने कहा कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान माशी तरक्की में मुआविन पॉलिसियों पर अमल किया जाए तो ये दुनिया के लिए एक मिसाल साबित होगी। तेलंगाना जुबली हिल्स कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस मुलाकात को खैरसगाली मुलाकात समझा जा रहा है। याद रहे कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने नवीन यादव को उम्मीदवार बनाया है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक बार फिर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के शुबहात ने सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यानी एटीएस और पुणे पुलिस ने कुंडा इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। जराये के मुताबिक तकरीबन 18 घरों की तलाशी ली गई और कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ उनसे अब की जा रही है, अगरचे अभी तक किसी गिरफ्तारी की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई है। पुणे के कोंडवा इलाके में गुज़िश्ता रात से एटीएस की छापामारी जारी है और तकरीबन 18 जगहों पर 18 मुकामात पर छापेमारी की गई है। हालांकि अभी कुछ भी राज बाहर नहीं आ पाया है कि कहाँ पर गए हुए हैं, क्योंकि पूरे इलाके को पुलिस के जरिए पूरा सील करके रखा हुआ है। किस इलाके में पुलिस है, कहाँ पे गई है और किन घरों में छापे मारे गए हैं, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन इसके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर कुछ दहशतगर्द या दहशतगर्द एक्टिविटीज हो सकती है पूना के शहर, तो इस वजह से यहाँ पर बड़ी पैमाने में छापामारी जारी है और गुज़िश्ता रात से अभी तक प्रस्तुत जारी है। लेकिन अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आ रही है। लेकिन इस हादसे से, इस रेप से एक बात और भी सामने आई कि यहाँ पे जो आसपास का इलाका है उस इलाके के लोगों में खासी दहशत है और कोई भी शख्स यहाँ पे बात करने को तैयार नहीं हो पा रहा है और वो सब में तशवीश है, क्योंकि अभी तक ये इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं पहुंची है। कोई भी नहीं जानता कि ये रेप कहाँ पे है, किस पे है और क्यों डाली जा रही है। अब कोई ऑफिसर जो है यहाँ पर पुलिस वाले भी जो कुछ बात करने को तैयार नहीं है और कोई बड़ी